हेलो एंड वेलकम। आज ओनली आईज के सेशन में, जैसा आप जानते हैं, हम एक पूरी सीरीज के तौर पर चला रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं कि किस तरीके से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मेरे हिस्से में हिस्ट्री की चर्चा आई है। आज हम हिस्ट्री की चर्चा करेंगे कि 2021 की हिस्ट्री हम किस तरीके से कंप्लीट करें प्रीलिम्स के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे डिस्कशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से अवगत कराऊंगा। हम सिलेबस को समझेंगे, कौन सी किताबों से इस सिलेबस को कंप्लीट करना है इसके बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बात करेंगे और कुछ सालों से, चुनिंदा सालों से मैं मोटे तौर पे आपसे चर्चा करूंगा 18, 19 और 20 की। तो इन सालों में किस तरीके का ट्रेंड रहा है और यूपीएससी ने क्या वेटेज रखा है पर्टिकुलरली हिस्ट्री का, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सिलेबस कवर करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, इसको पूरा करना है, तो उसमें एक शब्द आता है, वो है समय, टाइम। हमें कितना टाइम देना है अपनी पूरी पूरी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने में, पूरी तैयारी को कंप्लीट करने में, इसके बारे में समझना है। इसके साथ में कुछ भ्रांतियां भी जुड़ी हैं, कुछ सामान्य भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और भ्रांतियों में जो मिथ है, मिथ के साथ हम डू एंड डोंट्स, मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप अपनी तैयारी में स्वेड अवे हो जाते हैं। आपको एक लिमिट बनानी होगी, एक मायना होगा, एक दायरा होगा, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। अपनी तैयारी में एक पेरीफेरी, एक लक्ष्मण रेखा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन का वर्ल्ड है। आप एक टॉपिक पे यूट्यूब पे जाए तो हज़ारों वीडियोस देख सकते हैं। इससे सवाल ये आता है, क्या इन सारे वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, या फिर ये तमाम जो किताबें हैं बाजार में उन सबको खरीद कर पढ़ने की ज़रूरत है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है। आप देखिए भारत की पूरी हिस्ट्री की चर्चा करी जाएगी, साथ में जो नेशनल मूवमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये पहला हिस्सा बनता है सिलेबस का। हम कुछ किताबों की बात कर लें। आप जानते हैं मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी में हमने 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। 6वीं से 12वीं तक की जो हिस्ट्री है उसमें अगर मैं शुरू से बात करूँ तो हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। प्री हिस्ट्रिक कल्चर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सवाल आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से और अर्लियर वैदिक एरा से और लेटर वैदिक एरा से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। आपको कल्चर के बारे में, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, साइट है, उनके बारे में, अगर कोई आर्किटेक्चरल एक इंपॉर्टेंस है उसका, या फिर कोई ऐसी हट के कोई चीज़ है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी है। सोसाइटी में किस तरीके के चेंज आए थे, जब अर्लियर वैदिक टाइम था, ऋग्वैदिक समय में कैसी स्थिति थी, लेटर वैदिक काल में कैसी स्थिति आई, इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वर्ल्ड सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है, मोनार्की के बारे में। और मोनार्की के साथ में हमें ये भी देखना है सिस्टम कैसा आ रहा था। फ्यूडल सिस्टम था, राजा कमज़ोर था, राजा मजबूत था। इसके बाद हमने पढ़ा है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में आपने देखा होगा अक्सर टेढ़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2018 की बात करूं तो पूछ लिया गया था, फ्यूचर बुद्धा किसको कहते हैं? तो वो मैत्रेय नाम से। अब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाती है। दिक्कत यहाँ पे इतनी है कि आप कितना पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। अगर आप यहाँ पर स्वेड अवे हो गए, आपने अपना एक दायरा नहीं बनाया, तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बारे में मैं सवाल के साथ आपसे चर्चा करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। तो एक्सप्लेनेशन विद डेफिनेशन की चर्चा रखेंगे हम। फिर मौर्यन एम्पायर आएगा। मौर्यन एम्पायर में आपको पता है इंपॉर्टेंट किंग जो अशोक है, अशोक का जो धम्मा है उसके बारे में पढ़ना है। अशोक का धम्मा, स्तूप, कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके टेनेंट्स हैं, उनके जो एपिग्राफ्स हैं कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जो उन्होंने पत्थर पे एनग्रेविंग्स कराई हैं वो कहाँ कहाँ मिली हैं, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है। 2019 में आपने देखा होगा कि अशोक के जो लिखा गया, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, लोकेशंस पूछ ली थी। अलग अलग जगहों के बारे में पूछ लिया जाता है और साथ में भाषाओं के बारे में, पिलर्स जो अशोक के थे उनके बारे में पूछ लिया जाता है, उसकी जानकारी ज़रूरी है। इसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में देखेंगे। सातवाहनास के बारे में समझेंगे। सातवाहनास की क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से वो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, वो ब्राह्मण्स थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले जो वर्ण सिस्टम था कि जो क्षत्रिय है वही राज करेगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे जैसे गुर्जर प्रतिहारास जो है वो आते हैं, या फिर सातवाहनास आते हैं, या ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उसके बाद भी रूल कर रहे हैं। सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं। इसके साथ में रिलीजियस जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जो रिलीजन का अप्रोच होता है, उसमें चेंज आता है। संगम एरा की बात करेंगे। संगम सोसाइटी में आपको अलवर और न्यायर के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस में आपको दी गई हैं, जो कि तो आप पढ़ सकते हैं। इन सारी चर्चाओं को हमने अपने एनसीईआरटी में लिया भी है और इसके बारे में बात भी की है। उसी तरीके से मिडिवल इंडिया में आपने देखा होगा शब्द पूछ लिए जाते हैं।
जैसे एक अर्घटा पूछ लिया गया था, एक विष्टि क्या होता है ये पूछ लिया गया था। इस तरीके से कोई ना कोई शब्द आ जाएगा और आपसे उस शब्द का मतलब पूछ लिया जाता है। 2017 में आया था शब्द अर्घट। अर्घट शब्द का क्या मायना है ये आपसे पूछ लिया गया था। विष्टि शब्द का क्या मायना है 2019 के पेपर में आपसे 2019 में ये पूछा गया। ऐसे अलग अलग शब्दों का मतलब पूछ लिया जाता है। या फिर कोई ऐसे सिस्टम के बारे में जैसे आपसे जागीरदारी और जमींदारी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे। मिडीवेल में एक और सवाल आया था कि तानसेन के संबंध में ये सारी जो ये सारी बातें कही गई, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से सही कौन सी है और गलत कौन सी है। तो इन सारे के लिए आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से, और दिल्ली सल्तनत से जब आप शुरू करेंगे पढ़ाई, मतलब ये बैटल ऑफ तराइन से चालू होता है। 1191-92 से ये कहानी चालू होगी और यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट करना है पूरा नीचे तक आते हुए। इसमें खिलजीज आएंगे, तुगलक आएंगे, सैयद आएंगे, इन सबको आपको पढ़ते हुए चलना है। सैयद, लोधी सब आने वाले हैं। फिर मुगल्स के बारे में भी हमें गहराई से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर उनके जो सिस्टम होते हैं, जैसे नवरत्न का सिस्टम है, अष्टदिग्गज का सिस्टम है मराठास में, ये सारे सिस्टम्स के बारे में हमें समझना है। मान के चलिए अमात्य वगैरह जैसी पोस्ट होती है, अमलिस क्या होता है, अमीर क्या होता है और मीर बख्श क्या होता है, इस तरीके के टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। अलग अलग ये जो सिस्टम्स आते हैं अलग अलग मुगल एम्परर के दौरान, जैसे जहांगीर के समय पे आप देखेंगे म्यूरल पेंटिंग बहुत पॉपुलर हो जाती है। इसके ऊपर भी सवाल आया है कि म्यूरल पेंटिंग किस समय बहुत पॉपुलर थी। फिर शाहजहां के आप समय देखेंगे तो आर्किटेक्चर पे, बिल्डिंग्स के काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। औरंगजेब के समय में आपको आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय मराठास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि किस समय कितना रेलेवेंट है और कितना आपको पढ़ना है। ये मैं रेलेवेंट और पढ़ने वाली बात इसीलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है समय सीमा। एक दायरा है, उसमें आपको ये पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करना है और हिस्ट्री के अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पूरे करने हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से चालू होती है? ये चालू हो जाती है आपकी वैसे देखा जाए तो एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज से, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पढ़ते हैं तो ये कर्नाटिक वॉर्स वगैरह से चालू होती है। और सही मायने में असली जो मॉडर्न चालू होती है वो आपकी बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरू हो जाती है। तो उनके बारे में समझेंगे। फिर कौन कौन से उनके सिस्टम्स आते हैं सेटलमेंट के लिए, उनको पढ़े। रिवोल्ट हो रहे हैं, रिवोल्ट को सप्रेस किया जा रहा है, इस पे सवाल आए हैं। इस पे बहुत साफ साफ सवाल आपको देखने मिलेंगे जब पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत के साथ क्या किया, डी अर्बनाइज किया, डी कॉलोनाइज किया, डी इंडस्ट्रियलाइज किया, तब आपको पता होना चाहिए। उनका जो अप्रोच था उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। जो आपके मैकॉले मिनट आया उसके बारे में पता होना चाहिए। सवाल सीधा उठ के आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की खासियत यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री से बड़े सीधे सीधे सवाल आते हैं और कभी कभी टेढ़े भी हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जब टेढ़े होते हैं तो सबसे सही तरीका होता है कि सवाल को नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ें और आगे बढ़ जाएं। उस सवाल से हमें जिद नहीं करनी है कि भाई तुम्हें तो हम बना के रहेंगे। जिद्दी होने वाला काम नहीं है। आपको 200 के 200 सवाल नहीं बनाने। और हिस्ट्री में कुछ ऐसे सवाल पटक दिए जाते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है और फिर दिक्कत बन जाती है। या तो वो उसको गलत कर देता है या फिर उसको करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देता है। बाकी चीज़ें मॉडर्न में आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। स्वदेशी मूवमेंट से लेके आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उस तक की आपको बातें करनी है। पर्सनैलिटीज़ के बारे में खासा ध्यान देना है क्योंकि पर्सनैलिटी स्पेसिफिक सवाल भी आने लगे हैं। आपने देखा होगा लाला लाजपत राय के बारे में सवाल आया था 2019 में। पूछा गया कि इन्होंने मजीनी की किताब भी लिखी है, या अमेरिका में भी जाके रहे हैं। उस तरीके से सावरकर के बारे में भी, जो वीडी सावरकर हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है। और भी पर्सनैलिटी स्पेसिफिक सवाल पूछे जाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसीलिए पर्सनैलिटी की चर्चा हमें करनी है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें गांधी और सुभाष चंद्र बोस को जनरली आपको पढ़ के रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज होने की वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आपने जब देखा कि मैंने आपको एंशिएंट का इतना बड़ा 1 पेज भर के 2 पेज भर के सिलेबस बताया, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मिडीवल कवर करना है, और फिर आपको मैंने बताया था मॉडर्न के बारे में। अगर आपको इतना सब पढ़ के घबराहट हो रही हो कि सर ये हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए ये छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हम एक प्लान तैयार करके लेके आए हैं आपके लिए, जो है तेजस नाम से। इस तेजस प्लान में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको प्लानिंग अपनी तरफ से नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जो हमने प्लान बनाया है उसको फॉलो करना है, और हमारे प्लान को फॉलो करते ही आप अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो तेजस है हमारा
एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव, वो 22 फरवरी से चालू हो रहा है। बात करें ज़रा सा कौन कौन सी किताबें आप यूज़ कर सकते हैं किताबों से आप सिलेबस कंप्लीट करें, तो मैं एनसीईआरटी तो पहले ही रिकमेंड करूँगा, 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लें। इससे सीधे सवाल उठ के आ जाते हैं। 12वीं की किताब में छठा चैप्टर है शायद विजयनगर एम्पायर का। उस विजयनगर एम्पायर से सीधा एक कल्याण मंडपम बना था और सीधा सवाल आ गया था 2019 के पेपर में कि कल्याण मंडपम जो है वो कहाँ का है, कल्याण मंडपम किस चालुक्य से बिलोंग करता है, पल्लवास से, चोला से या फिर विजयनगर एम्पायर से। तो सीधा सवाल उठ के आ जाता है, इसलिए एनसीईआरटी तो मस्ट है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न की जो निटिग्रिटीज़ हैं उसको आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं। हमारी खुद की जो बुकलेट्स हैं उनसे आप आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और भी अलग अलग कंपाइलेशंस हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके साथ में जो हमारा डेली करंट अफेयर एनालिसिस है, करंट अफेयर कंपाइलेशन करते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में, आप उसको देखें। उसको देखने से जो करंट अफेयर से संबंधित आर्ट एंड कल्चर है वो भी आपका कवर होता जाएगा, क्योंकि करंट से ही उठा के सवाल पूछे जाते हैं। कोई करंट डिस्कवरी होती है तो उसके आसपास से कोई सवाल उठा के आपको पूछ लिया जाता है। इसके साथ में थोड़ी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि एंशंट जो है, आप अगर पढ़ रहे हैं, देखिए 11वीं और 12वीं की नई एनसीईआरटी पढ़े। एंशंट के लिए कहा जाता है कि ये जो फाइन आर्ट्स वाली किताब है ये अच्छी है, लेकिन हमने इसका भी बाकायदा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी, एनसीईआरटी पढ़ा दी है। तो एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की मेरे हिसाब से अब ज़रूरत नहीं बची है। इसके बाद अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की किताब 11वीं और 12वीं वो भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी और तमिलनाडु की किताबें ये सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको कंपाइलेशन, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और अगर आप हमारे साथ तेजस पे जुड़ते हैं तो फिर आपका अच्छा खासा प्लान बना दिया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ज़रा सा बात कर लें इंपॉर्टेंट एरियाज पे, तो जैसे मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लें आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ आपको पढ़ना है ऋग्वेदिक पीरियड, कौन से भगवान पूजे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जनपद है, महाजनपद है, फिर मौर्यन एम्पायर है, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। तो इनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें अगर मैं बताऊं तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो कुछ ऐसी स्पॉट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है यूपीएससी, उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर उससे संबंधित जो है उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मिडीवल में शब्द पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको विष्टि या अर्घट के बारे में बताया, तो इस तरीके के जो टर्म्स है इसके ऊपर आपकी खास नज़र होनी चाहिए। इस टर्म की और उस टर्म की क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप अच्छे से मिडीवल के सवाल कर पाएंगे। जैसे इक्ता सिस्टम क्या है, जागीरदारी क्या है, ज़मींदारी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। मॉडर्न में सवाल जनरली पर्सनालिटी बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लगे हैं कि ऐसा किया तो फिर ऐसा हुआ। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ क्या किया। अब उस पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। पर्सनालिटी के केस में भी यही है कि अगर आप उन पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं तो आप उस सवाल को क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। रही बात आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में कल्याण मंडपम है या फिर जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, कोई भी महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, शिखर आर्किटेक्चर क्या होता है, विसरा आर्किटेक्चर क्या होता है, द्रविडियन आर्किटेक्चर क्या है, नागरा आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइंस हैं। मंडपम की अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, वो आपने वल्लभी और रेखा प्रसाद ये सारी चीज़ें भी देखी होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जनरल पॉइंट्स को देखें एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको कवर करें। अब आती है बात टाइमलाइन की कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ये पूरी तैयारी आपकी विद इन गिवन ड्यू टाइम हो सकती है। 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं और किसी को 1 महीना भी लग सकता है। अब आप कहेंगे 15 दिन और 1 महीने में तो बहुत फ़र्क है सर, ये क्यों कह रहे हैं आप? तो इसका सीधा रीज़न ये है कि अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजी और इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अगर आप एक नॉर्मल आइडियल टाइम लेके चले तो वो है 15 डेज़। 15 डेज़ में आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा समझे कि जो लर्निंग कैपेसिटी है या फिर जो परफॉर्मेंस लेवल है और इंटरेस्ट लेवल है, अगर वो आपका थोड़ा सा कम भी है, उसके बाद भी 1 महीने के अंदर आप अच्छे खासे तरीके से हिस्ट्री कर सकते हैं। अब अगर हिस्ट्री आप कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। तो लगभग 15 से 20% सवाल आते हैं हिस्ट्री के। यहाँ पर आपको मैंने ये वेटेज भी दिखा दिया है किस तरीके से 2019 में आप देख रहे हैं 17% सवाल आते हैं, 2018 में 15%, मतलब लगभग एट एन एवरेज 15 से % सवाल तो आ रहे हैं। 15% सवाल अगर आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री को कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पोर्शंस
आपके कवर होंगे। लगभग ये मान के चलिए 15 सवाल आपके सही हो सकते हैं, 15 नहीं तो 12 सवाल तो आप सही कर सकते हैं, मतलब 24 मार्क्स आपको मिल गए। अगर आप इसी तरीके से 3 और सब्जेक्ट्स को अपने मजबूत कर लेते हैं तो आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, और 100 मार्क्स ही आपका कट ऑफ है। 100-105 के बीच में आपका कट ऑफ वेरी करता है। इसीलिए अगर आप अच्छी खासी तैयारी करें और अगर 4 सब्जेक्ट भी आप पुख्ता कर लेते हैं, पक्के कर लेते हैं, तो भी आप प्रीलिम्स की लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स की लिस्ट में 200 में से 200 लाने वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ तो आपको कट ऑफ क्लियर करना है। अगर 100 मार्क्स कट ऑफ है तो आपके 100.5 भी आए, 100.1 भी आ रहा है तो भी आप अंदर हैं। तो सीधा सीधा मायना आप ये समझिए कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पेपर को क्लियर करना, ना कि 200 के 200 सवाल करके प्रीलिम्स में टॉप मारना। ये मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है तैयारी में कि वो सोचते हैं सब पढ़ लो। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म पे सवाल आ गया 2018 में बुद्धिज्म जैनिज्म पे सवाल आया। उसके बाद आपने 2019 के लिए आपने अलग से एक बुद्धिज्म के लिए पूरी किताब पढ़ दी, बुद्धा फिलॉसफी के बारे में, बुद्धा आइडियाज़ के बारे में, जातकास के बारे में, महायान, हीनयान, वज्रयान, सारा ज्ञान हो गया आपको। आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि आप बुद्धिस्ट भिक्षु बनने लायक हो गए। लेकिन आप ये बताइए, 2 सवाल के लिए 4 किताब पढ़ना, क्या ये आप प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बेकार था। आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया जिसको आप अपने मेंस या ऑप्शनल की तैयारी में लगा सकते थे। तो यहाँ पर एक लिमिट सेट करने की ज़रूरत है कि आपको कितना पढ़ना है। अगर कोई सवाल बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो उसको छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ में हमें जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनमें कम फोकस रखना है। और ये कैसे हो पाएगा? आप अननेसेसरी चीज़ों का मतलब ये है जो एक्सट्रेनियस किताबें आ जाती हैं, या फिर मान के चलिए आप अजंता एलोरा के केव्स की बात करेंगे तो आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, किसने बनाया, कब बनाया, एक एक जो केव है उसका नंबर याद करने बैठ गए और उसमें क्या बनाया वो याद करने बैठ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने एफर्ट्स देने हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको अपने एफर्ट्स के बारे में पता है कि हमें कितना एफर्ट किस सब्जेक्ट में लगाना है तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। हमने सिलेबस आपको बताया और किताबें आपको इसीलिए बताई हैं कि अगर आप वो चीज़ें कर लेंगे तो जो डी मिनिमस लेवल है वो आप मीट कर जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है कि डी मिनिमस लेवल आप मीट करें। आपको हिस्ट्री के 15 के 15 सवाल नहीं बनाने। अगर आप 15 में से 12 भी बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एफर्ट्स, वो जो 3 सवाल को सही करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उतने में हो सकता है आपका दूसरा पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए, पूरा सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट का कवर हो जाए। तो एफर्ट्स को आपको मेजर करना है, कितने एफर्ट्स आपको हिस्ट्री में लगाने हैं। जनरली जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट अप्रोच ना रख के हिस्ट्री के सवाल में थोड़े से सेंटिमेंटल हो जाते हैं। वो जर्नलिस्ट ना होकर इसमें फिर स्पेशलिस्ट बनने का प्रयास करते हैं और वो सोचते हैं कि हम हिस्ट्री का एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। हिस्ट्री तो हमारी फेवरेट है, ये तो हमें पूरी याद है, इसका सवाल कैसे नहीं बनेगा। तो वो वाला एटीट्यूड आपको नहीं रख के जाना है। इसके बाद थोड़ी सी सवालों पर चर्चा करें। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये सवाल देखें, विटकल विध्वंसक। अब ये सवाल आया। अब इस सवाल में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये किताब जो है ना, ये आपने नहीं पढ़ी। ये एक मंथली जर्नल है जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा इसका। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें? ये बोला जा रहा है कि जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए ये टारगेट करती थी और पब्लिश कौन करता था इसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ जवाब तो मैंने सीधा दिया है, आपके लिए आसान है बताना कि सर ए है। परंतु जब आप एग्ज़ाम में बैठे थे 2020 में, तब आपको समझ में आया होगा कि ये जो किताब है इसके बारे में हमने दूर दूर तक कहीं नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर समझदारी क्या होती है? समझदारी होती है ऐसे सवाल को आप बोले नमस्कार। समझ में आ रहा है आपको? आप उससे नमस्कार बोले, हाथ जोड़ें और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाएं। हमें सेंटी नहीं होना है। सेंटी होकर ये नहीं कि घर आके डाउनलोड कर ली पूरी विटकल विध्वंसका और पूरी पढ़ मारी। ये अपना काम नहीं है। ये हमारा काम है कि हमें 10, 12, 15 में से अगर 12 सवाल भी हम बना पा रहे हैं तो सफिशिएंट है। हमें पूरी एक एक सवाल और कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाए तो ज़रूरी नहीं हमसे बन जाए। अब यहाँ देखें, ये दूसरा जो सवाल है ये सामान्य सवाल कहलाता है। अगर आपसे इस तरीके का सामान्य सवाल बन रहा है, जैसे भेलसा क्या है, भेलसा आपको पता होना चाहिए, विदिशा को भेलसा कहते थे। अगर आपको वो चीज़ पता चल गई तो आप मैच आराम से कर लेंगे। थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन, द्वार समुद्र कहाँ है, क्या कहते थे द्वार समुद्र को, ये आपको पता हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता चल जाए। गिरिनगर क्या है, गिरनार, गिरिनगर, गिरनार आपने सुना होगा, गिरनार हिल्स, गिर फॉरेस्ट। अब इतना अगर पता है गिरनार और गिर फॉरेस्ट, या फिर जो गिर सेंचुरी वो है लॉयंस के लिए है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ गिरनार गुजरात से संबंधित है। छोटी छोटी नॉलेज का यूज़ किया, 1 सही है पता चल गया, 3 सही है पता चल गया, जहाँ पर 1 नहीं है काट दो, जहाँ पर 3 नहीं है काट दो, आंसर पे आ गए। लेकिन इसके लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है ये देखिए आप।
इसके लिए सामान्य नॉलेज भी काम आ जाएगी, लेकिन ये वाले सवाल के लिए आपने कितना भी पढ़ा हो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। मैं सवाल आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि कौन सा सवाल आपको अटेम्प्ट करना है, और सवाल छोड़ना भी एक आर्ट है। अगर क्या पढ़ना है एक आर्ट है, क्या नहीं पढ़ना है एक आर्ट है, उसी तरीके से कौन सा सवाल करना है कौन सा सवाल नहीं करना है ये भी अपने आप में एक आर्ट होता है। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको प्रीलिम्स क्लियर कराने में। हमें कहीं भी इमोशनल होकर किसी सवाल पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब ये देखें, रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शंस इन रण्य अशोका मेंशन अलॉन्ग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। अब यहाँ पर जगह पूछ ली उन्होंने आपसे, ये जो है राजा अशोक के नाम से कौन सी जगह पर आपको इंस्क्रिप्शन मिली। यहाँ पर सांची है, ये आपका शाबाशगरी है, सोरगौर है और कनारी है, कंगनहारी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, ये चारों जगह अगर आपने नहीं सुनी, ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी आपको याद नहीं है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि पर्टिकुलर सवाल कहाँ से पूछा गया है। अशोका के बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ना याद रखना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो ऐसे सवालों को भी आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन के सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपसे मिडीवेल की चर्चा कर रहा था, यहाँ आ गया विष्टि के बारे में। अब ये विष्टि जो है ये क्या हुआ करते थे इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे टर्म्स की हमें तैयारी करनी है मिडीवेल के लिए। तो ये कुछ सवाल मैंने रखे हैं आपके लिए। जैसे अब फ्यूचर बुद्धा का सवाल आया था, मैंने अभी आपको बताया। तो अब फ्यूचर बुद्धा का सवाल के लिए आपको अवलोकेतेश्वर जो है, लोकेश्वर है, मैत्रेय और पद्मपानी, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अब इन सब की जानकारी के लिए आपको बुद्धिज्म बहुत गहराई से पढ़ना है। अगर आप बुद्धिज्म बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें कब पढ़ी जाएंगी। एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। ये सब पढ़ने के लिए भी तो समय चाहिए। आप हिस्ट्री में बुद्धिज्म और जैनिज्म के स्कॉलर बन गए, लेकिन उससे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री अकेले का वेटेज 15% है, जिसमें से एंशिएंट का वेटेज 5% होगा मोटे तौर पे। तो अगर आप 5 सवाल सही कर लेते हैं तो क्या आप 100 का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो मेहनत कितनी करनी है ये आपको पता होना चाहिए, लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है ये आपको पता होना चाहिए। इससे बात आती है कि हमने कुछ कंपाइल्ड किताबें तैयार की हैं, कुछ स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री का भी मटेरियल मिल जाएगा, मिडीवल हिस्ट्री का भी मटेरियल मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल उड़ान नाम से है, आप इसके बारे में जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, और अगर जानकारी चाहिए तो फ़ोन नंबर वगैरह हमारे आपके पास है ही। इसके साथ में अब आप जब सिलेबस पूरा कर लेंगे, बढ़िया तैयारी कर लेने वाले हैं, उसके बाद आप ये चेक करना चाहेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितने पानी में है, अपना जो लेवल है वो देखने का प्रयास करेंगे। और अपने आप को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है एग्ज़ाम देना, टेस्ट देना। इसीलिए हम प्रज्ञान लेकर आए हैं। प्रज्ञान जो है ये मार्च से शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप एक बात याद रखें, इसकी जो फीस है वो है 0 आपको 1 रुपया नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको आपकी कैसी तैयारी, कितनी तैयारी, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑल इंडिया रैंकिंग तैयार करी जाएगी, और जो भी सवाल है उनका टॉपिक वाइज आपको डिटेल में एनालिसिस भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो गलतियां आप कर रहे हैं वो आपको पता चल जाए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा आप ज़रूर ये जो प्रज्ञान है इसको आप अटेम्प्ट करें, इस मॉक टेस्ट को, जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है और कैसी है। तो 3 बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, सिलेबस आप चाहें आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप तेजस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात करें तो हमने उड़ान नाम से स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और जब आप तैयारी कर लें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद आप प्रज्ञान टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जो होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पे इसका मॉक टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में। फीस है 0, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। आप टेस्ट से अपना ही तैयारी का लेवल जान पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, dpp.onlyis.in पर जाना है और रजिस्टर करना है। साथ में अगर कोई सवाल है तो इस नंबर पर फ़ोन करें, 7007 931 912। तो यहाँ पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में। थैंक यू।